हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होमगार्ड भर्ती 2025 की आज की हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में। और 10 में 10 प्रश्नों को करेंगे और 10 मिनट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पहला ऑप्शन आपके पास कि 1526 में लड़ा गया था, 1556 में लड़ा गया था, या 1761 में लड़ा गया था, या 1191 में लड़ा गया था। तो आपको पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट जवाब होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर बात करें 1556 की, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ये, ठीक है। सेकंड जो युद्ध है आपका 1556 में लड़ा गया था इसको। और ये आपका जो हुआ था द्वितीय युद्ध जो आपका हुआ था ये 1556 का, ये आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच आपका जो है 1556 का युद्ध लड़ा गया था। और प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था आपका ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, ये आपका लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 का युद्ध लड़ा गया था, यानी प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था। और इसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। बाबर की इसमें जीत हुई थी। और तब से वहां पे क्या होता है कि वहीं से बाबर का जो है ना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी बाबर के समय से, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से ही जो होता है आपका कि मुगल साम्राज्य की भी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और 1556 का जो युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय युद्ध था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है। यानी एक चक्कर जो अपना पूरा करता है वो कितने समय में करता है आपका, तो 365 दिन में करता है, 24 घंटे में करता है, या 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में करता है, या 36 घंटे में करता है। तो जो अपनी जो यहाँ पे बात करें अगर एक चक्कर, तो अपने जो धुरी पर जब अपना घूमता है, यानी पूरा चक्कर कराने में कितना समय लगता है, तो आपका लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगता है। यानी अपना एक अक्ष पूरा करने में, ठीक है, ये एक जो डे का जो सर्कल होता है उसको पूरा करने में कितना समय लगता है पृथ्वी को, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगता है। और जो आपका 4 मिनट बचता है, ठीक है, 4 मिनट और जो आपका टाइम और बचता है, वही टाइम मिलाकर जो क्या होता है 4 साल में आपका एक लीप ईयर होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है आपका 365 दिन का होता है, 56 दिन का होता है, ठीक है। तो एक लीप ईयर जो आपका बनता है 4 सालों में, ये जो टाइम घटता है उसी में से बनता है आपका, ठीक है। तो ये कितना टाइम होता है, एक टाइम अपना अक्ष पे पूरा करने में कितना समय लगाता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा करता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में धन विधेयक यानी मनी बिल का सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपका जो धन विधेयक है वो किस में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यसभा में, लोकसभा में, संयुक्त सत्र में, या किसी भी सदन में नहीं। तो आपका जो धन विधेयक होता है आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है। और अनुच्छेद 110 के माध्यम से लाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 110 जो है आपका धन विधेयक है। और कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं ये कौन तय करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो तय करता है कि धन विधेयक कोई विधेयक बिल है या नहीं, ठीक है। और जब धन विधेयक लाया जाता है तो उसको लोकसभा में सबसे पहले लाया जाता है, उसके बाद उसको राज्यसभा में भी भेजा जाता है। तो राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा क्या करता है, उसको 14 दिनों के भीतर उसको पारित करना अनिवार्य होता है। यानी 14 दिनों के बाद 14 दिनों तो क्या कर सकता है कि राज्यसभा उसको रोक सकता है। यानी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, तो 14 दिन तक रोक सकता है। और उसके बाद भी अगर वो बिल पेश नहीं करता है तो वो क्या कहा जाता है कि स्वतः पारित माना जाता है। यानी जो होता है कि राज्यसभा को ना धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वो चाहे तो रोक लेगा तब भी पारित माना जाएगा, और या पारित कर देगा तब भी माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक तय होता है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 117 के तहत आपका वित्त विधेयक आता है, ठीक है। अनुच्छेद 117 क्या है, वित्त विधेयक। और अनुच्छेद 112 जो होता है आपका जो बजट होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या अनाज उत्पादन से होता है। तो आपको पता है कि नीली जो क्रांति होती है आपकी मछली पालन से यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक है। इसका जो पर्पज था, मत्स्य उत्पादन का जो पर्पज होता है वो जलीय, जैसे
आपका मछली हो गया, झींगा पालन हो गया, ठीक है, तो इससे संबंधित होता है। और दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति कहलाता है और तिलहन या पीली क्रांति कहलाती है, ठीक है। और ये अनाज उत्पादन क्या होता है, आपकी हरित क्रांति से संबंधित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड या काकोरी कांड या चौरा चौरी कांड या डांडी मार्च के बाद। तो आपको पता है जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, तो कब लिया गया था? तो आपका वर्ष 1900 जो है 92 में लिया गया था, ठीक है, वर्ष 1992 में लिया गया था, फरवरी का महीना था। और कौन सी घटना हुई थी? तो चौरा चौरी कांड हुई थी, आपका जो गोरखपुर जिले में हुआ था चौरा चौरी कांड, जहाँ पे जो पुलिस कर्मियों का एक पुलिस स्टेशन में क्या किया गया था कि आग लगा दिया गया था, जिससे बहुत सारे जो क्या थे पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण क्या गया था, महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने वो चला रहे थे उसको क्या किया था, वापस ले लिया था। तो किस आंदोलन के बाद लिया था, किस घटना के बाद? तो चौरा चौरी घटना के बाद लिया था और 1922 में इसको वापस लिया गया था, फरवरी का महीना था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार ट्रेन किस वर्ष और किन किन स्थानों के बीच चली थी? तो आपका जो पहला जो ट्रेन चला था वो 1854 में चला था, कलकत्ता से रानीगंज में, या 1803 पर मुंबई से ठाणे, 1856 मद्रास से और अकोट, या 1858 इलाहाबाद से कानपुर। तो आपका जो पहला जो ट्रेन चला था, आपको पता है कि 1853 में चला था, मुंबई से ठाणे। कहां तक चला था? तो मुंबई से ठाणे पहली जो ट्रेन हमारी चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और इस टाइम पे जो क्या है कि किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पे था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था इस टाइम पे उसके कार्यकाल में क्या किया था, ये मुंबई से ट्रेन चली थी, आपकी मुंबई से ठाणे जो थी वो ट्रेन चली थी। तो किसके कार्यकाल में चली थी ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, या मध्य प्रदेश है। तो आपका जो उड़ीसा है वो बॉक्साइट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग जितने भी बॉक्साइट उत्पादन होते हैं भारत में उसका 50% जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है वो यहीं पे होता है, यानी उड़ीसा ही करता है, ठीक है। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य माना जाता है। इसका जो 50% से ज्यादा यहाँ पे आपका जो भंडारण है यहाँ पे 50% से ज्यादा है, ठीक है। और जो आपको पता है कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उड़ीसा यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता यानी सिटीजन से संबंधित है? भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, या भाग 4 है? तो आपका जो सिटीजन से संबंधित होता है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 आपके नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और भाग ये दूसरा होता है, ठीक है, भाग दूसरा होता है। और भाग 1 में क्या होता है कि आपकी जो राज्य वगैरह के से जो संबंधित होता है, जैसे राज्य के नाम वगैरह चेंज करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है आपके 1 में आती हैं, 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, 3 में आपका जो है मौलिक अधिकार रहता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 36 तक जाता है आपका फंडामेंटल राइट। और भाग जो 4 होता है आपका डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, डीपीएसपी होता है। तो किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 में आपका जो सिटीजन से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और भारत में जो सिटीजनशिप है आपको पता है सिंगल नागरिकता है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान। जैसे अमेरिका में क्या है, आपको यहाँ पे भारत में आपको क्या करना है कि आप भारत के सिर्फ नागरिक होंगे, न कि जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजन है, आप भारत के नागरिक होते हैं। लेकिन अमेरिका में जाएगा तो जिस राज्य में वह रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता होती है, और जिस स्टेट में यानी कंट्री में वह रहते हैं जैसे अमेरिका की भी नागरिकता, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजन चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन बी? तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और ये ज्यादातर विटामिन डी जो होता है आपका मॉर्निंग के टाइम पे मिलता है, यानी सुबह में क्या होता है विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है अगर, ठीक है। तो जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, अगर सूरज की रोशनी जो सुबह सुबह की आपकी किरणें पड़ती है लगभग 8 से 9 बजे या 10 बजे तक आपके जो विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि विटामिन डी जो है कहाँ से मिलता है, तो ये आपकी हड्डियों वगैरह के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और विटामिन ए जो है आपका, और ये सी और बी, अगर आपको विटामिन से रिलेटेड चैप्टर चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। सारे विटामिन को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, वहां से आप
सारे विटामिन को डिटेल में देख सकते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल के वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? मोहम्मद हुसैन थे, या शाहजहां थे, उस्ताद मसूद थे, या उस्ताद अहमद लाहौरी थे? तो आपका जो वास्तुकार थे यानी चीफ आर्किटेक्ट जो थे आपके ताजमहल के, वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे आपके वास्तुकार थे ताजमहल के। और आपको पता है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो मुमताज की याद में बनाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था इसको। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज की याद में, जो उनकी पत्नी थी उसकी याद में बनाया गया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, मुख्य आर्किटेक्ट कौन थे इसके? तो अहमद लाहौरी थे। तो ये आपके कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके यूपी होम गार्ड में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।